बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। कोरोना के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली से खौफ की फ़ज़ा ख़त्म हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना के बायस बेरोजगार अफराद के लिए वेब पोर्टल का आगाज़। 6 माह से 1 साल तक कोरोना के साथ ही रहना पड़ सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी। और टिड्डी दल के हमले का खतरा, वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से मदद मांग ली। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की यलगार, फसलों को शदीद नुकसान। ऑल राइट जी, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और कोरोना की वजह से मुश्किलात का सामना है, पूरी दुनिया ही कोरोना की जद में और पूरी मुल्क की मईशत का पहिया जो है वो जाम हो चुका है। और सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत रुक चुकी है और तमाम ममालिक अपनी आवाम को इमदाद फराहम कर रहे हैं, रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं। और पाकिस्तान में भी हुकूमती सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में पहले एहसास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एहसास प्रोग्राम के तहत तमाम मुस्तहक़ीन को रकम फराहम की गई। उसके बाद राशन तकसीम का सिलसिला जारी रहा, अभी भी राशन तकसीम किया जा रहा है। एहसास प्रोग्राम की 3 कैटेगरीज थी और चौथी कैटेगरी का आगाज किया गया। और साथ ही साथ टाइगर फोर्स का ऐलान भी किया गया था। और टाइगर फोर्स के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हर यूनियन काउंसिल में डेस्क बनाए जाएंगे जो कि हिदायत फराहम करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से छोटे कारोबार करने वालों के लिए भी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बायस बेरोजगार होने वालों को इमदाद फराहम की जाएगी। और गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा कि कोरोना की वजह से बेरोजगार अफराद वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकेंगे और जो लोग खुद को रजिस्टर करेंगे उनको अपनी रोजगार के हवाले से बताना होगा कि वो कब से बेरोजगार हैं, क्या काम कर रहे थे, सबूत भी देने होंगे। और रजिस्टर्ड अफराद जो बेरोजगार होंगे उनको 12,000 रुपए इमदाद फराहम की जाएगी। इसी के साथ अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने कोरोना रिलीफ फंड और एहसास प्रोग्राम के इंजमाम का भी फैसला किया है। और ये जो पैकेज दिया जा रहा है, इस पैकेज के तहत 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इससे 35 लाख अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। और जो रिलीफ फंड और साथ में एहसास प्रोग्राम को जो इंजमाम का फैसला किया उसमें यह है कि जो शख्स 1 लाख रुपए कोरोना फंड में जमा करवाएगा उसके साथ हुकूमत 4 लाख रुपए इजाफी जमा करेगी और यह रकम कोरोना से बेरोजगार अफराद के लिए इस्तेमाल की जाएगी, उनको इमदाद फराहम की जाएगी। दिहाड़ीदार तबका, मजदूर, जो सनतों में लोग काम करते हैं वो लोग इसमें शामिल होंगे और उनको माली इमदाद फराहम की जाएगी। और साथ ही साथ एहसास प्रोग्राम के अंदर अलग पोर्टल बनाया जाएगा। जो एहसास प्रोग्राम की वेबसाइट है उसी में अलग पोर्टल होगा, वहां पर जाकर आप रजिस्टर कर सकेंगे खुद को। और एहसास प्रोग्राम की जो चेयरपर्सन है सानिया निश्तर, उनकी जानिब से कहा गया है कि तरक्की पजीर ममालिक में पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने लोगों को इतनी जल्दी इमदाद फराहम की है, इतना जल्दी रिलीफ दिया है। और रकम फराहम करने के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई। अब चौथी कैटेगरी है जिसके तहत कोरोना रिलीफ फंड दिए जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो नया सिलसिला शुरू किया है इमदाद फराहम करने का, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। ये कितना खुशाइंद है। और साथ ही साथ कोरोना की वबा फैलती जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि मई के पहले और दूसरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल होगी, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुआवने खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी कहा कि जून जुलाई तक ये सिलसिला इसी तरह से जा सकता है। इस पर तो हम बात करेंगे कि मेडिकली किस तरह से सिचुएशन है, क्यों ये वबा ज़्यादा फैल रही है। लेकिन हम हुकूमती इक़दामात की सेगमेंट में बात करेंगे कि एक तरफ तो इमदाद फराहम की जा रही है, लेकिन इमदाद के साथ साथ जो इक़दामात किए जा रहे हैं कोरोना वायरस से निमटने के लिए, इसको फैलने से रोकने के लिए, क्या वो भी एज़ कम्पेयर टू इसी तरह से खुशाइंद है या उनमें भी मजीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। मुबशिर बुखारी साहब तज्ज़ियाकार हैं, मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुखारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो रिलीफ पैकेज दिया जा रहा है, एहसास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, टाइगर फोर्स की भी मैं डिटेल में आपसे बात करता हूं, लेकिन ये जो तमाम तरह इक़दामात हैं, ये जो फैसले हुकूमत कर रही है, ये कितने खुशाइंद है। और अगर इनको कंपेयर किया जाए उन तमाम तर फैसलों से, उन तमाम तर इक़दामात से जो कोरोना को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, क्या वो भी इतने ही खुशाइंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशाइंद बात है कि हुकूमत जो है रिलीफ पैकेजेस अनाउंस कर रही है और जो फिगर्स बताए जा रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा खुशाइंद हैं। अच्छी खासी अमाउंट जो है उसके लिए मुख्तस की गई और मैंने खुद जो है तकरीबन 4 लोगों के आईडी कार्ड्स जो हैं, चूँकि उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं थे या उन्हें पता नहीं था कि वो कैसे अप्लाई करें, तो मैंने अपने फ़ोन से एहसास प्रोग्राम में उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई। लेकिन टिल डेट मतलब उनमें से एक को भी जो है वो कोई इमदाद नहीं मिली। एक तो ये मेरे ज़हन में, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने जब बताया कि इमदाद नहीं मिली, तो मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि जो 35 लाख घरानों की बात करते हैं या जो तकरीबन 80 बिलियन के करीब की बात कर रहे हैं, ये एहसास प्रोग्राम और रिलीफ फंड के तहत, ये कहाँ पे तकसीम हुआ है। ये अभी चूँकि हम पेंडेमिक में फंसे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही। जो मेरा कंसर्न है, जो आपका कंसर्न है और यकीनन इमरान खान साहब का भी कंसर्न
यही है और यही होना चाहिए और यही होगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और ये ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो ये जो इमदादी पैकेजेस हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी यार्ड स्टिक नहीं है सिवाय इसके कि हम सनिया निश्तर साहबा की बातों पे यकीन करें और जो फिगर्स वो दे रही हैं चूँकि उन्हें फैक्ट चेक करने की ज़रूरत है। वो फैक्ट चेक करना एक दुश्वार मरहला है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जब मीडिया भी कोरोना का शिकार होके मीडिया की अपनी लिमिटेशंस जो हैं वो हो चुकी हैं, वो लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाता। देखिए आप मुझे जो है वीडियो लिंक के ज़रिए बात कर रहे हैं, तो मीडिया की लिमिटेशंस जब ओवर होंगी उसके बाद जब सूरत हाल सामने आएगी फिर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी पे गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए कि गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्री में बहुत बड़ी ये इमदाद का जो है इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, तो इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगेन मैं दोबारा ये बात करूँगा कि ये सारे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और फेयरनेस इसमें नज़र आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे लेकिन जानने वालों में बुखारी से साहब, किसी को यकीनी तौर पर ये बात तो हो रही है कि ट्रांसपेरेंसी नज़र आनी चाहिए, लेकिन एक और चीज़ के एहसास प्रोग्राम की जो पहली 3 कैटेगरीज़ की बात की जा रही है, आप नहीं समझते कि कैटेगरीज़ में तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन जिस तरह से मुस्तहिकीन को रकम मिल रही है वो चीज़ें सामने नहीं आ रही। बहुत सारी खबरें ऐसे आती हैं कि लोग मुस्तहिक हैं लेकिन उनको इमदाद नहीं मिली। अभी अगर इसी की बात कर लें, ये जो 50 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है जिससे 35 लाख अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे, डू यू रियली थिंक सो कि सिर्फ 35 लाख लोग ही बेरोजगार हैं पाकिस्तान में? तादाद तो कहीं ज़्यादा है, तो क्या इतना पैकेज काफ़ी होगा? फिर बहुत सारे लोग रह जाएंगे। जी, बिल्कुल ये पैकेज बिल्कुल ना काफ़ी होगा, एक बात तो ये। दूसरा 35 लाख लोगों की जब ये बात करते हैं, तो ये 35 लाख फैमिलीज़ की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि एक फैमिली में यकीनन इनकी प्रायोरिटी यही है कि एक साहब को दिया जाए, इसलिए आईडी कार्ड और वो फिर पूरा उसको स्कैन करते हैं। वही बात मैं दोबारा उस पे आऊँगा, ये जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, फ्यूचर तो फ्यूचर है, अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसकी एविडेंस जो है हमें उस तरीके से नहीं मिल पा रही। मैंने आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, इसी तरह मैं दूसरे हज़रात से जब बात करता हूँ इस हवाले से, बहुत सारे हमारे जैसे लोगों ने कोशिशें अपने तौर पे भी की और फिर हमने काउंटर चेक भी किया, क्योंकि बीइंग अ वॉच डॉग ऑफ दिस सोसाइटी, सारे मीडिया का यही काम है कि चीज़ें जो हो रही हों उन्हें चेक किया जाए। तो यकीन कीजिए उसमें हो सकता है कि कम्युनिकेशन लेवल चूँकि वो नहीं है, उसकी वजह से हम तक वो इत्तलात नहीं आ रही, लेकिन अभी तक वो जिस मुअस्सर तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, वो हमें नज़र नहीं आ रही। लेकिन उसके बावजूद हम गवर्नमेंट की इन एफर्ट्स को एप्रिशिएट करते हैं कि इनिशिएटिव लिया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएँ। वही बात पहले वाला पॉइंट, नज़र आए वो चीज़ कि बेरोज़गार लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वो चीज़ ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही, उस तरीके से जिस तरीके से नज़र आनी चाहिए थी, क्योंकि अच्छी खासी अमाउंट क्लेम करती हैं सनिया निश्तर साहबा कि उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, जबकि मैंने आपको बताया कि मैं 16 से 20 लोग जिन्होंने अप्लाई किया है, मैं मतलब 4 महीने किए, 5-7 मेरे दोस्तों के इसी तरह एवरेज लगाएँ तो 4-5 दोस्तों के फ़ोन से उनके मुलाज़मीन के रिलेटिव को उन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन किसी एक को भी अभी तक नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कम से कम मेरे लिए तो है। तो ये क्या आपके नज़दीक क्या वजूहात क्या हो सकती हैं बुखारी साहब? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर जिन लोगों से मुलाकात होती है उनके भी एक्सपीरियंसेस हमारे सामने हैं कि वो लोग मैसेजेस करते हैं या तो उनको मैसेज नहीं आता या उसके बाद उन्हें रकम नहीं मिलती। और हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी सामने आई कि खुर्द-बुर्द भी होती रही रकूम में, इस हवाले से इकदाम भी किए जाते रहे जो कि खुशाइन तो है। लेकिन जिन लोगों को रकम नहीं मिल सकी वो मुस्तहिक हैं और उन लोगों को मैसेज भी नहीं आ सके, तो उनका क्या क्या हल क्या है? क्या पॉलिसी दुरुस्त नहीं है या प्रोसीजर जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो दुरुस्त नहीं था? कहां पर लैग कर गई हुकूमत? जी, बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि लूप होल हैं हमारे यहाँ पे सिस्टम में। आप अगर मुझे बता सकें कि एक इन्होंने अदारा बनाया, जिसके ज़रिए वो इतनी फ़ैमिलीज़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो अदारा जो है उन्होंने आगे बंदे रखे हैं और फिर वो बंदे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। वो किनको आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, वो ठीक बंदों को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उन पे कोई चेक है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस पे कोई चेक रखा हुआ है गवर्नमेंट ने? वो मैकेनिज्म क्या है? वो पूरा मैकेनिज्म आवाम के सामने और मीडिया के सामने लाना चाहिए और फिर वो किस तरीके से जो है वो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल चल रहे हैं। कुछ कह रहे हैं जी आपको चेक्स आते हैं, कुछ कह रहे हैं जी एटीएम आते हैं, कुछ। अब मुझे ये बताइए कि अगर हम चेक्स वाली बात पे या एटीएम वाली बात पे यकीन कर लें, तो जो मुस्तहिक लोग हैं, बहुत सारे लोगों के तो बैंक अकाउंट्स ही नहीं है।
बहुत सारे लोग एटीएम को तो यूज ही नहीं करना जानते, उन्हें ऐसे इमदाद कैसे पहुंचेगी? तो लकूना जो है वो है, लूप होल्स मौजूद हैं सिस्टम में, जिसकी वजह और से पिलफरेज यानी अभी भी जो वेब पोर्टल अनाउंस किया गया उसमें ये कहा गया कि प्रायोरिटी पर वो लोग होंगे जो दिहाड़ीदार तबका है, सनतों में काम करते हैं। तो उन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, तो वो किस तरह से खुद को रजिस्टर कर सकेंगे? जी बिल्कुल, यही यही तो लकूना है, यही तो लूप होल है। यहाँ पे लिटरेसी रेट आप देख लीजिए, पे दिहाड़ीदार तबका जो स्मार्टफोन भी नहीं रखता, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, फॉर्म फिल नहीं कर सकता आजुद से, उनके लिए क्या है? अब यहाँ पे आपने अभी चूंकि अपने इंट्रो में टाइगर फोर्स की बात की थी, ये टाइगर फोर्स आपने क्यों बनाई है? इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? इसका ऑपरेशन मेथोडोलॉजी क्या होगी? ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी ये भी हमें कुछ बताया जाए। फोर्स तो बन गई, लेकिन मैं सबसे अहम बात ये करूंगा कि अगर ये अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, जिसके बड़े हामी रहे हैं इमरान खान साहब, यहां तक कहते रहे कि मैं तरक्याती फंड जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को दूंगा, एमपी एमएनएस को नहीं दूंगा, ये शुरू इनके मैनिफेस्टो में ये बात मौजूद है। उन लोकल गवर्नमेंट्स को आज मुंह नहीं लगा रहे, अगर उनका टेन्योर ओवर हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो लोग तो मौजूद हैं, और उन लोगों से बेहतर नहीं कोई जानता कि उनकी यूनियन काउंसिल, विलेज काउंसिल, मोहल्ले गलियों कूचों में कौन मुस्तहिक बंदा है। अगर उनको ही आप यूज कर लेते तो शायद ये तो मामला ज्यादा बात तो ट्रांसपेरेंट हो वहीं आ सकता गई था। बुखारी साहब कि या तो यूनियन काउंसिल्स में जो लोग मौजूद थे उनको इस्तेमाल कर लिया जाता, या जिस तरह से भी टाइगर फोर्स की बात की जा रही है कि यूनियन काउंसिल में जाके डेस्क बनाए जाएंगे जो हिदायत फराहम करेंगे। फर्क कहाँ रह गया? सिर्फ टाइगर फोर्स का बोझ ज्यादा जी पड़ गया? पर जी टाइगर फोर्स का एक तो बोझ ज्यादा पड़ गया, दूसरी बात ये कि टाइगर फोर्स ने वही काम करना है ना, यूनियन काउंसिल में जाएंगे, डेस्क बनाएंगे। तो भाई जो पहले से स्ट्रक्चर मौजूद है, अब आप एक टाइगर फोर्स के लिए पहले आप वॉलंटियर्स लेते हैं, उसके बाद उनकी सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां लगाएंगे। जाना उन्होंने भी उन्हीं लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के पास है, उन्हीं से पूछना है, वहीं पे डेस्क बनाना है। तो भाई आप डायरेक्टली उन्हीं लोकल गवर्नमेंट्स को यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है वो लग रहा है चूंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स की और लोकल माजी की जो अभी लोकल गवर्नमेंट थी उसमें नवाज लीग के लोग बहुत ज्यादा थे, इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी के लोग ज्यादा थे, केपी में पीटीआई के लोग ज्यादा थे। अगर वो क्रॉस दी बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट ये नाफिज करती है, या प्रोविंशियल लेवल पे चलिए पंजाब में नाफिज कर देती है, सिंध की गवर्नमेंट को कहती है आप अपना करें, तो पंजाब में वही लोकल सिस्टम इस्तेमाल होगा जिसमें बहुत सारे नुमाइंदगान नवाज शरीफ साहब की पार्टी के पीएमएलएन के मौजूद हैं। तो वो शायद ये समझते हैं, इंटेलिजेंशिया जो है पीटीआई का, कि इससे पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी पीएमएलएन को। देखिए पेंडेमिक चल रही है, पूरी इंसानियत जो है उसका ये एक उसको एक चैलेंज दरपेश है। ऐसे मामलात में आप पॉलिटिकल माइलेज लेना या पॉलिटिकली डैमेज करना, इस चीज को भूल कर काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टाइगर फोर्स वाला आइडिया है, ये एक वेस्टेज ऑफ टाइम है, नंबर वन, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगी नंबर टू, और प्रोसेस स्लो होता जाएगा थ्री, और उसके बाद भी हमें ये श्योरिटी नहीं है कि मुस्तहिक का अफराद तक सही तरीके से इमदाद पहुंच पाएगी कि नहीं। आप आपके मैं कहने का मतलब है भरपूर कि अभी तक तरीके से जो भी इकदाम किए जा रहे हैं वो जो कोरोना वायरस, अगर कहूं तो दुरुस्त होगा क्या कि कोरोना वायरस बाद में, लेकिन पहले सियासी नुक्ता नज़र को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं कि सियासी असर और रसूख भी कम ना हो और कोरोना से भी किसी तरह निपटा जा सके? जी देखिए बहुत सारी जो क्रिटिसिज्म हुआ कोरोना स्प्रेड के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट पे हुआ, स्पेशली उसमें एडवाइज़र जो थे, हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर सफ़र मिर्ज़ा, उन पे बड़े फिंगर पॉइंटिंग हुई, और ये कहा गया कि हमने जो है वो डिले किया, और हमारे जो हमने मशर लिए वो नाकाफ़ी थे, मसलन एयरपोर्ट्स हमारे एक्सपोज थे। हमने फोकस रखा तफ्तान पे, जबकि उम्रा से आने वाले अफराद या बरतानिया से आने वाले अफराद या इटली से आने वाले अफराद या चाइना से, उन पे हमने कोई चेक नहीं रखा, तो उसकी वजह से ये स्प्रेड जो है वो ज़्यादा हो गया। तो कोरोना यकीनन हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम हम मुझे लगता है कि हम ये चाह रहे हैं कि कोरोना, आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी को जब एप्रिसिएशन मीडिया से मिलना शुरू हुई तो फौरी तौर पे एक उल्टी कैंपेन शुरू हो गई सिंध के हवाले से कि वहाँ पे पिलफरेज हो रही है, वहाँ पे फंड्स चोरी हो रहे हैं। हालांकि वही उसी तरह के मामला जो हैं पंजाब में भी रिपोर्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोरोना की रोकथाम के अलावा जो दूसरा हमारा एजेंडा है वो पॉलिटिकल बेनिफिट लेने का है, और उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि रेपुटेशन चूंकि डैमेज हुई है,
तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो बेनिफिट लेना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये टाइगर फोर्स और रिलीफ और इस तरह की जो बातें हैं प्लान, मैं फिर कहता हूँ कि हम पूरे पाकिस्तानी प्लान को सपोर्ट करते हैं, मीडिया सपोर्ट करता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ईमानदारी से जो खान साहब का तुर्रा अच्छा, इम्तियाज़ है बुखारी साहब ईमानदारी। एक और चीज़ वाज़ेह कीजिएगा, मैं आपका ओपिनियन भी इस हवाले से लेना चाहूँगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, लेकिन इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से फ्रेम करूँगा कि एक तरफ जो रिलीफ पैकेज, इमदाद, टाइगर फोर्स, एहसास प्रोग्राम, ये तमाम तरह इकदाम किए जा रहे हैं, और उसके पैरेलल जो कोरोना से निमटने के हवाले से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में नरमी हो गई, स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, कारोबार खोलने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, वफाक और सिंध के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, सूबों के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, क्या ये जो एहसास और रिलीफ के इकदाम हैं और साथ में जो कोरोना से निमटने के इकदाम हैं, आप समझ लें पैरेलल चल रहे हैं, या सिर्फ रिलीफ पैकेजेस और प्रोग्राम्स पर ज्यादा तवज्जो है और कोरोना से निमटने के लिए जो इकदाम हैं उन पर उतनी तवज्जो नहीं है? बिल्कुल, आप जो बात खुद कहना चाह रहे थे, आप वो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, और मुझे कोई आर नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, और बीइंग एक चूँकि एक जर्नलिस्ट का काम है ईमानदार रहना, उसका कोई पॉलिटिकल बायस नहीं होना चाहिए जब वो अपना रिपोर्टिंग कर रहा है। मैं चूँकि रिपोर्टिंग भी करता हूँ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं आपको बड़ा ईमानदाराना तरीके से बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की रिलीफ पॉलिसी से लेके कोरोना हैंडलिंग पॉलिसीज तक तमाम पॉलिसीज कंफ्यूज्ड पॉलिसीज हैं। हमने कंफ्यूजन दिखाया लॉकडाउन के मामले के ऊपर, हमने कंफ्यूजन दिखाई हैंडल करने के ऊपर कोरोना के पेशेंट्स को, जिसके नतीजे में आप देख लीजिए लेकिन स्प्रेड लेवल एक कहाँ पे पेज पहुंच पर भी चुका तो है। हमें नजर नहीं आते ना बुखारी साहब, वफाक बिल्कुल और नहीं है। सिंध भी एक मैं पेज पर ये नजर नहीं आते। देखिए मेरी अर्ज सुनिए, वो ये है कि एक पेज पे सबसे बड़ा बहाना तो इनके पास ये है कि हेल्थ इशू जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के तहत, चलिए मान लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये तो एक पैंडेमिक है भाई, पूरी दुनिया को एक पेज पे होना चाहिए। आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि लॉकडाउन के ऊपर आप देखिए कि जब तमाम पार्टीज, तमाम एक्सपर्ट्स, चले पार्टीज को भी आप छोड़ दें, डॉक्टर्स, वाईडीए, पीएमए आपको कह रहे हैं जी आप लॉकडाउन को आप नर्म करने की बात ना करें, बल्कि इसको मजीद टाइट कीजिए। वो वार्निंग दे रहे हैं, जो वार्निंग वो 2 हफ्ते पहले दे चुके थे। आज गवर्नमेंट वो बात कर रही है जी ये तो वो हमारे कैलकुलेशन गलत हो गई है। कैसे गलत हो गई हैं? आपको पीएमए वाले, वाईडीए वाले जो हेल्थ को डील करते हैं, वो इन सब बातों को पहला प्रिकॉशंस आपको दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, अलार्म बेल्स बजा रहे हैं कि ये होने जा रहा है, लॉकडाउन सख्त कीजिए, सख्त कीजिए। विल ही नहीं थी उसमें, विल ही नहीं थी, और उस विल ना होने की वजह सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन है। मैं अगेन कहूंगा कि खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को, मेरे प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर, उन्हें अपने एडवाइजर्स जो हैं, और वो एक तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्टेड लोगों में से लेने चाहिए, क्योंकि जितनी आप उनका वो बैंड वैगन देख रहे हैं, एडवाइजर लोग हैं जिनका आवाम से इंटरेक्शन ही नहीं है उस लेवल का। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये कंफ्यूजन से निकले, क्लियर पॉलिसीज, यस नो, इसमें अपना जो है ये ऐसी पॉलिसीज अपनाएं, ना वो पूरे खड़े हुए, ना वो बैठे हुए, दरमियान में कुर्सी बन के बैठे हुए, जिसका खमियाजा कौम भुगत रही है। और जो वार्निंग आपने अपने इंट्रो में बता दी कि जनाब जून जुलाई तक, वो आप जो नया सुनने में आ रहा है वो 1 साल तक का कहेंगे आपको कल आके। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो लॉकडाउन में नरमी की, अभी मेरे साथ चलिए, मैं लाहौर में जिस जगह पे बैठा हूँ, मैं बाहर रोड पे निकला हूँ, उसी तरह रश है, लोग मास्क के बगैर फिर रहे हैं। क्लियर 5 पॉलिसीज बजे की जरूरत है और कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हुकूमती सतह पर जो भी इकदाम किए जा रहे हैं, एक तरफ तो रिलीफ पैकेज है, इमदादी प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, जो बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए इमदाद का ऐलान किया गया, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ जो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं कोरोना से निमटने के लिए, उनको भी उतनी ही तवज्जो की ज़रूरत है जितनी कि आप इस पर तवज्जो दे रहे हैं, और पॉलिसीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। और ये सूबाई मसला या वफाक का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है, इसके लिए एक पेज पर आना चाहिए। जब तक एक पेज पर नहीं आएंगे तब तक शायद इस वबा से हम निमट नहीं सकेंगे। तो हुकूमती सतह पर जो भी इकदाम किए जा रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, ना अवाम अबहम का शिकार हो, ना वज़रा अबहम का शिकार हो, ना सूबाई सतह पर जो लोग बैठे हैं वो अबहम का शिकार हो। क्लियर पॉलिसी हो ताकि सबको क्लियर हो कि क्या करना क्या और क्या इकदाम किए जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये जो वबा फैलती जा रही है, इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या वजूहात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और जैसा कि पेशगोई की गई थी कि मई का पहला हफ्ता और दूसरा हफ्ता खतरनाक हो सकता है कोरोना के हवाले से, और अब नज़र भी आ रहा है कि सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है और कोरोना वायरस अचानक तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है। अब जो कन्फर्म्ड केसेस की तादाद है वो 19,000 का हिस्सा अबूर कर चुकी है, जबकि जो अमवात की तादाद है वो भी 400 का हिस्सा पार कर चुकी है। लेकिन हैरानकुन तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद, केसेस की तादाद ज़्यादा सामने आ रही है, जहाँ मोर्टेलिटी रेट की अगर बात की जाए तो 5.75% है, जबकि मजमूई तौर पर नेशनल जो मोर्टेलिटी रेट है वो 2.2% है। ये डबल से भी ज़्यादा है। लेकिन कुछ फिगर्स हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि 26 फरवरी को पहला कोरोना केस पाकिस्तान में डायग्नोज हुआ था, और उसके बाद से हम जब भी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद से अभी जो 400 का हिस्सा अमवात अबूर कर चुकी हैं, इसमें अगर मैं आपको बताऊं एक रिसर्च के मुताबिक, तो पहली जो 100 अमवात थी वो 47 दिनों में हुई थी। यानी कि 100 लोग जो कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद जहां बहक हुए थे वो 47 दिन में हुए थे। लेकिन उसके बाद जो दूसरी 100 अमवात हुई हैं वो 7 दिन के अंदर हुई हैं। कहाँ 47 और कहाँ 7, इतनी तेजी से ये फैल रहा है। उसके बाद जो तीसरी 100 अमवात हैं वो हुई हैं 6 दिन में, और चौथे जो 100 हैं वो 4 दिन में हुए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलेगा, एकदम से पीक पकड़ेगा, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ 100 अमवात 47 दिन में हुई थी और अब 4 दिन में 100 अमवात हुई हैं। तो इसके फैलाव के क्या फैक्टर्स हैं, क्या इकदाम फर्दर करने की जरूरत है? जो कहा जा रहा था कि मई के पहले 2 हफ्ते बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन अब जो है मुआवने खसूसी बराए सेहत भी ये बात करते नजर आ रहे हैं कि ये वबा जून जुलाई तक जाएगी। अगर ये वबा जून जुलाई तक चली जाती है तो फिर हम किस तरह से इससे निपटेंगे? अभी तक इसके फैलने की वजूहात क्या हैं, क्या फर्दर इकदाम करने की जरूरत है? डॉक्टर सईद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कोरोना के हाथों डेथ रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, दूसरी तरफ स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं, नरमी की बात की जा रही है। कहीं ये कहा जा रहा है कि इसमें लॉकडाउन में नरमी कर दी जाए, जैसे कि सिंध में हमने देखा कि वहां पर टेस्टिंग कैपेसिटी तो ज्यादा है, लेकिन इसके फैक्टर्स क्या हैं? पाकिस्तान में ये जो फैल रहा है, फैलने की वजूहात आपके नजदीक क्या है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है कि जब भी ये वबाएं फैलती हैं तो उनका अपना एक एपिडेमियोलॉजिकल कर्व होता है जिसको वो फॉलो करती हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात या यानी सरप्राइज नहीं है कि अगर ये इसी तरह होना था, और यही सारे साइंटिस्ट और सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान के लास्ट 4 हफ्तों से यही बात कर रहे थे कि हमें एहतियात की ज़रूरत है। देखिए, इसमें बुनियादी बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक बिल्कुल नया वायरस है, नोवेल वायरस, इसलिए कहते हैं कि हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन एक दो चीज़ें अब हमने लास्ट सेवरल मंथ्स में जो ऑब्जर्व की हैं उनसे कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई हैं। कोई भी हतमी राय देना बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात होगी इस पॉइंट पे। एक चीज़ जो समझ में आई है वो ये आई है कि चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है, लिहाजा इसका वाहिद इलाज प्रिवेंशन है। अगर आप अपने आप को प्रिवेंट नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको। दूसरी बात समझ में आती है कि चूंकि 70-80% फैलाने वाले वो लोग हैं जो खुद एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि वो बीमारी फैला रहे हैं। अगेन आइसोलेशन उसका जो सोल्यूशन। उस पर तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, ये एक पॉजिटिव बात है सारी बात में, कि जो हमें वाहिद फैक्टर, जो बल्कि 2 फैक्टर्स हैं जो मेरा ख्याल है हमें ज़रा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी शरह अमवात रिलेटिवली कम है। वो ये है कि एक हमारी पॉपुलेशन यंगर पॉपुलेशन है कंपेयर टू द वेस्ट। तो इस वजह से, और ये इसमें एक साइंटिफिकली ऑब्जर्व डेटा है कि यंगर लोगों की जो सिम्टम्स होंगे वो मिनिमल होंगे, उनका वेंटिलेटर पे जाने का जो इंसिडेंस होगा वो कम होगा, और वेंटिलेटर से रिकवरी उनकी अगर चली भी गए तो बेहतर हो सकती है रिलेटिवली स्पीकिंग। लेकिन जो तो एक तो ये, दूसरा ये कि ये जो वायरस है ना, ये इसके स्प्रेड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहलाता है वायरल लोड, कि कितना वायरस इन अ गिवन स्पेस मौजूद है। ठीक, यानी जो चीज़ स्प्रेड करने का मूजिब बनती है। तो जितना ज़्यादा हाई वायरल लोड होगा किसी भी जगह पे, उतने ही ज़्यादा वो ज़्यादा तेजी से फैलेगा। तो डॉक्टर साहब, अभी तो ये तेजी से फैलना शुरू हो गया ना। पहले कहा जा रहा था कि मई के पहले 2 हफ्ते बहुत तशवीशनाक होंगे, खतरनाक हद तक बढ़ेगा, लेकिन अब जिस तरह से डॉक्टर जफर मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि जून जुलाई तक जा सकते हैं। अगर ये सिचुएशन इसी तरह से होती है तो जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्या साइकोलॉजिकली हमारी आवाम, हम सब लोग, हमारी हुकूमत, तमाम तर इदारे तैयार हैं इसके लिए साइकोलॉजिकली? मेरा नहीं ख्याल है कि हम लोग ना साइकोलॉजिकली तैयार हैं ना फिजिकली तैयार हैं। और देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अगेन हमारा एक बहुत मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है डॉक्टर हजरात का गवर्नमेंट के प्लान ऑफ एक्शन से, और हमारा यही बात है कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। अगर हमने अभी भी जो ये ज़रा कम तेज़ी फैली है
ये उस रिलेटिव लॉकडाउन की वजह से थी जो अर्लियर था, और अब जैसे ही वो लॉकडाउन हटा है ये चीज़ें और बहुत रैपिडली बढ़ेंगी। अच्छा, इसमें ये भी याद रखें कि जो अमवात हैं वो तकरीबन 20 to 30 डेज बीमारी को फॉलो करते हैं। यानी जैसे आज बीमारी हुई तो आज ही अमवात नहीं शुरू हो जाएंगी। तो ठीक। ये अब अमवातें बढ़ना ही है, इसमें कोई सेकंड थॉट। और अगर हम आज फर्ज किया कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर भी दें और बीमारी की शरह कम भी कर दें तो भी अमवात शुरू में बढ़ेंगी। फिर वो जैसी वो बीमारी की बढ़ने की शरह कम होना शुरू होगी। हमारा हमारा जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल इस वक्त यूएसए और इटली को फॉलो कर रहा है जिस हिसाब से। यानी आप देखिए कि दिन में अगर हम इस वक्त तकरीबन 2 लाख के करीब टेस्ट कर चुके हैं और हमारे पास 20,000 लोग हैं। आज हम ये लास्ट 2 महीने की परफॉर्मेंस में बता रहा हूँ जो बहुत ही डिसमल तो डॉक्टर साहब, ये तो जब डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी उन्होंने ये बात की थी कि जो आदादोशुमार सरकारी तौर पर आ रहे हैं उसमें असल में वो हाफ हैं ज़मीनी हकायक के। तो रियल टाइम डेटा हमारे पास ना होना कितना बड़ा फैक्टर है इसके फैलने का? बहुत बड़ा फैक्टर है। और देखिए ये जो रियल टाइम डेटा ना होना है इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा। जर्मनी बड़ी अच्छी मिसाल है, और जर्मनी की जो वाइस चांसलर हैं एंजेला मर्केल, वो एक बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट है। तो उन्होंने बहुत अर्ली इस बात को रियलाइज करके और जल्दी जल्दी लोगों को स्क्रीन किया, जो नेगेटिव थे टेस्ट किया, जो नेगेटिव थे उनको वर्क फोर्स का हिस्सा बनाया, जो पॉजिटिव थे उनको आइसोलेट कर दिया। हमें वही स्ट्रेटेजी एक्वायर करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके बीमारों को जो कि सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक दोनों सिम्टम्स ना भी हों और सिम्टम हो भी, तो उनको सेपरेट करना पड़ेगा। अब इस वक्त मसला ये है कि हम जो बार बार बात करें ना स्मार्ट लॉकडाउन की, मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक खुशफहमी है और अपने आप को धोखा देने वाली बात है। और वो इसलिए खुशफहमी है कि स्मार्ट लॉकडाउन वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपके पास पूरा डेटा मौजूद हो और आप एरियाज पे फोकस कर दें। हम जिस चीज़ को स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं वो स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है, और हम इसको कह रहे हैं कि कहीं पे पॉकेट होगी तो हम उस लॉकडाउन कर देंगे। देखिए पॉकेट तो नजर आ रही है तो वो पॉकेट हमने डायग्नोज कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट द पॉकेट जहाँ पे बेतहाशा लोग हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रही है या हमारे रेडार पे नहीं आई। स्मार्ट लॉकडाउन जो हुआ ना वो हुआ ताइवान में और इवन दुबई में। वहाँ वो जैसे ही कोई बंदा अपने घर से निकलता है उसको इमीडिएटली व्हाट्सएप, घर की हदूद से 100 फुट दूर निकलता है उसको व्हाट्सएप आ जाता है कि इमीडिएटली वापस घर जाएं वरना आपका चालान किया जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मानता तो उसका एक्चुअली उस पर फाइन किया जाता है। तो मतलब ये स्मार्ट लॉकडाउन है। हमारे पास ना तो डेटा है ना हमें पता है कि लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर साहब सिस्टम भी तो इतना स्ट्रांग नहीं है कि हमारे यहाँ इस तरह की चीजें प्रैक्टिस की जा सके। लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फ्रंट लाइन पर आप लोग काम करें, डॉक्टर्स काम करें, लेकिन अब 75% जो इन्फेक्शन रेट बढ़ गया डॉक्टर्स में भी, नर्सेज में, जो हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और साथ ही साथ अगर वो लोग जो इलाज करें वही मुतासिर होंगे तो फिर लागर हेल्थ सिस्टम पर इसका कितना असर पड़ सकता है? बहुत मेजर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। और यही हमारी प्ली है लास्ट सेवरल वीक से, जितने भी डॉक्टर्स सारे फोरम से ये बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि भाई नंबर 1, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डॉक्टर्स चूंकि उस एनवायरनमेंट में होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई वायरल लोड होता है। और बल्कि मैं वो बात कहना भूल गया कि जो हमारी अर्ली में कह रहा था कि एक तो यंग पॉपुलेशन है, दूसरे जो हमारी बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग निज़ाम जिसमें कि हवा रिसर्कुलेट करती है वो नहीं है। खिड़कियाँ वगैरह खोल लेते हैं तो हवा क्रॉस हो जाती है तो वो वायरस डाइल्यूट आउट हो जाता है। तो अस्पतालों में ऐसा नहीं है, वो कंटेन्ड एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत हाई वायरल लोड है। तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो उनको नहीं मिल रही। किसी भी मरीज के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। एक आदमी फर्ज किया कि अच्छा, एक और बहुत अहम बात आपसे मैं कहता हूँ जो बहुत ज़्यादा मीडिया में शेयर नहीं हुई, कि हम ये बात करें कि एक आदमी को सिर्फ खांसी होगी तो उसको कोविड होगा, ये सिम्टम्स में क्या बड़ा क्लियर डेटा आ रहा है कि इसकी वजह से जो हमारे छोटे ब्लड की खून की नालियाँ हैं उनमें जब थ्रोम्बोसिस होता है तो उसकी वजह से फिर ये बीमारी मैनिफेस्ट करती है। वो लंग्स में होता है तो वो सांस लेने में दिक्कत होती है, दिमाग में होता है तो स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट में होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी को अफेक्ट करता है तो किडनी खराब हो जाती है। तो अब जो बेतहाशा मरीज जो हार्ट और किडनी और स्ट्रोक की वजह से आ रहे हैं, जिनको हम टेस्ट नहीं कर रहे और जिनको हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो कोविड है ही नहीं, और वो हमारे वो डॉक्टर्स जो आम वार्डों में उनको डील कर रहे हैं, जिनको हमारी गवर्नमेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने में फेल हो गई है, तो उसकी वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से डॉक्टर्स में फैलेगी। हम कह रहे हैं यानी गवर्नमेंट का क्राइटेरिया ये है कि हम सिर्फ कोविड वार्ड्स में, यानी जो एस्टैब्लिश कोविड वार्ड्स हैं वहाँ तो हम अच्छी डिग्री का, अच्छी क्वालिटी का N95 और दीगर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देंगे। लेकिन जहाँ पे एक रेगुलर वार्ड है, भाई देखिए इमरजेंसी रूम में जो मरीज आ रहा है उसके माथे पे नहीं लिखा हुआ कि वो कोविड है कि नहीं है।
तो लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने हेल्थ तो डॉक्टर साहब, मेरा फाइनल क्वेश्चन है, सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्या समझते हैं कि किस पर आयद हो रही है? जो ज्यादा फैल रहा है, हुकूमत पर, आवाम पर, या जो करंटीना सेंटर्स में जो एहतजाज किए जा रहे हैं उसका क्या जवाब है? इस सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किस पर आप आयद समझते हैं? एट द एंड ऑफ द डे एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द गवर्नमेंट। लेकिन ये कहना भी जरा गैर नाइंसाफी वाली बात होगी, लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये एक ऐसी मर्ज है और ऐसी वबा है कि हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती। और मगर मैं ये देखता हूँ कि लोगों का रवैया चूंकि एक्सट्रीम डिग्री ऑफ इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, तो गवर्नमेंट को फिर असर्ट करना चाहिए। मतलब मैं देखता हूँ कि लॉकडाउन एक मजाक बन गया है। यानी देखें, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जिनका बाहर निकलना जरूरी है, एक किसान ने फसल काटनी है, एक डिस्टेंस पे फसल काट रहा है, काटने दें आप उसको, वो काम कर रहा है अपना, करने दें। लेकिन क्या वजह है कि शॉपिंग मॉल्स भरे हुए हैं, धड़ाधड़, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेला चल रहा है। तो खुदा के वास्ते गवर्नमेंट को इस पे देखें, ये जो वो लोग हैं ये बीमारी स्प्रेड कर सकते हैं और कर रहे हैं, और स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपने सिटीजन्स को ऐसे लोगों के शर से, और शर में इस सेंस में नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग हैं उनको पता ही नहीं है, लेकिन भारत वो शर तो है, जिम्मेदारी तो एट द एंड ऑफ द स्टेट की है। तो उनको फिर फर्म स्ट्रेटजी बना के इसको जब तक वो कंट्रोल नहीं करेंगे, ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी और हमारा सिस्टम कतई मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम अपने डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइन सोल्जर्स को लूज करें, और जो दूसरी नर्सें और पैरामेडिक्स हैं, और इसी तरह हमारा सिस्टम मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हमारे हजारों लोग वेंटिलेटर्स पे चले जाएं। ये बिल्कुल आज की एहतियात कल की हमारी कामयाबी होगी। लिहाजा अभी मैं फिर वो बात करता हूँ, आप 2 दिन भूखे, कोई आदमी 2 दिन की भूख से नहीं मरता। जब ये ग्रेट डिप्रेशन में तो लोग एक दिन खाना नहीं खाते थे, 2 दिन बच्चों को लाइन लगती थी कि अच्छा आज इसके खाने का दिन है, आज इसके खाने का दिन है, लेकिन वो लोग मरे नहीं, वो गुजार गए, वो टाइम गुजर जाएगा। लेकिन ये जो चीज है, ये हमें न सिर्फ मेडिकली डेवास्टेट कर देगी बल्कि इकोनॉमिकली और माशरती भी डेवास्टेट कर देगी। लिहाजा अगेन हमारी रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते लॉकडाउन में सब डिसिप्लिन करें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, साबिक सदर PKLI मेरे साथ मौजूद थे। और इस हवाले से सिर्फ हुकूमत पर जिम्मेदारी नहीं आयद होती, हुकूमत को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि हुकूमती सतह पर जो इकदाम हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है। हुकूमत इकदाम कर रही है, कहीं ना कहीं लूप होल्स हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अवाम पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि इससे हम सब इफेक्ट हो रहे हैं, आप भी इफेक्ट हो रहे हैं। और हम बारहा यहाँ पर बैठ कर ये बात कर रहे हैं, डेली बेसिस पर इस टॉपिक को डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए है कि आप लोगों तक आगाही पहुँचाई जा सके कि ये खतरनाक बीमारी है, इसको संजीदगी से लीजिए। लॉकडाउन में नरमी है, स्मार्ट लॉकडाउन की जरूरत है, हुकूमती सतह पर इकदाम करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ खुद भी एहतियात कीजिए। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर शायद आप अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और ऐसी चीज है जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, जिससे किसान बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। कोरोना के खतरे के अलावा एक और ऐसा खतरा है जो कि किसानों के सरों पर मंडरा रहा है, और वो है टिड्डी दल का खतरा। क्योंकि टिड्डी दल ने एक बार फिर से हमला कर दिया पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, और गंदम और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत का कहना है कि मुतासरा इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है, जबकि माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि टिड्डी दल कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। 30 साल बाद दोबारा मुतहर्रिक हुआ है, जबकि 52 ममालिक हैं जहाँ पर टिड्डी दल ने यलगार की है, और सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि सिंध में भी यलगार हुई है। लेकिन पंजाब में ज़्यादा खतरा जाहिर किया जा रहा है और खतरे का इजहार किया जा रहा है कि फसलों पर टिड्डियां 15 मई के बाद से दोबारा हमला कर सकती हैं। तो हम बात करेंगे कि फसलों पर स्प्रे नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त भी लिखा और एक बार फिर से याद दहानी कराई कि स्प्रे का कहा गया था। और इसके अलावा यह भी खतरे का इजहार किया जा रहा है कि मुल्क भर में फसलों को शदीद नुकसान मजीद पहुंच सकता है। तो क्या हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, इससे पहले क्या इकदाम किए गए थे, और इसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं जहां पर इसी खतरे का सामना है, वो क्या चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं जो टिड्डी दल के खतरे से बच पा रहे हैं। तो पाकिस्तान में किन किन इकदाम करने की ज़रूरत है, किसानों को जिस नुकसान का सामना है, किसान किस तरह से अपने तहत अगर मदद करना चाहें तो किस तरह से टिड्डी दल से बच सकते हैं, इस पर बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नवीद असमत साहब, डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात मुल्तान डिवीज़न है। नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद साहब, पहले भी हमला हुआ, अब भी कहा यह जा रहा है कि 15 जून के बाद फिर से हमला होगा और काफ़ी सूरत-हाल तशवीशनाक हो सकती है। इससे पहले जो टिड्डियों का हमला हुआ उससे कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान में फसलों को, खासतौर पर पंजाब में? जहां तक पहले जो हमला हुआ था वो था चोलिस्तान में। वो राजस्थान इंडिया से जो टिड्डी दल आती थी वो चोलिस्तान में जो है सेटल होती थी,
हमारी जो टीमें हैं लोकस्ट कंट्रोल की, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, पीडीएमए की, सीडीए की, वो डेली बेसिस पे सर्वेलेंस करती थी और इनका तमाम कार्रवाइयों की जो निगरानी है वो मुतलका डीसी साहब और कमिश्नर साहब वो करते थे। क्योंकि चोलस्तान एरिया बहावल नगर, रेंजर खां और बहावलपुर पे तीनों डिस्ट्रिक्ट के साथ एडजॉइन करता है। ठीक। तो इसके बाद वहाँ उन दिनों तो बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ फसलों को, चूंकि इसे चोलस्तान के बॉर्डर के साथ ही कन्फाइन किया गया, वहाँ ही स्प्रे किए गए और एरियल स्प्रे भी किए गए और ग्राउंड स्प्रे भी किए गए। उसके बाद हुआ यूं कि दोबारा जो ये फ्लेयर अप हुई है, अब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्टेड हैं उनमें राजनपुर है, खुशाब है, भक्कर है, लिया है और जंग है। राजनपुर में कल से बिल्कुल सफाया हो चुका है। तहसील रुझान जो है ना, वहाँ पे कुछ स्वाम आए थे डेरा बुगटी और कश्मोर साइड से, तो वो भी क्लियर कर लिए गए हैं। इस वक्त पाक आर्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं और बीवर एयरक्राफ्ट हैं वो भी जहाँ जरूरत होती है वहाँ स्प्रे करते हैं और हमारी जो एग्रीकल्चर की टीम्स हैं वो ग्राउंड स्प्रे कर रही हैं। हमने तमाम इसके लिए इंतजाम मुकम्मल किए हैं। अभी तक फसलों को कोई काबिल जिक्र नुकसान नहीं पहुंचा। टिड्डी दल के स्वाम बिल्कुल हैं, ये लिया के कुछ एरियाज में हैं और सिर चुबारा जो है लिया की, और बक्कर का एक इलाका है डिगाना गांव, उधर है। और इसके अलावा नूरपुर थाल का एरिया जो है ना, उधर ये है खुशाब डिस्ट्रिक्ट में, उधर है कोई एक स्वाम बड़ा सा। तो इसके खिलाफ जो है ना ऑपरेशन जारी है। जो एक आप जो बात आपने की है ना कि सीएम सिंध साहब ने वो लेटर लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को, सीएम पंजाब साहब तो 2-3 दफा इन इलाकों का विजिट भी कर गए हैं, बिल्कुल वो ब्रीफिंग भी ले गए हैं। एक रुझान में सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब और मिनिस्टर एग्रीकल्चर पंजाब ने उन्हें जो हमारी ग्राउंड ऑपरेशन और एरियल ऑपरेशन जारी है उसकी वो ब्रीफिंग दी थी कि हम ये रिसोर्सेज पूल कर रहे हैं और ऐसे इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। तो नबी साहब कौन कौन से तरीके हैं इसके तदारुक के लिए, और जो स्प्रे किया जाता है स्प्रे मददगार साबित होता है, मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है उससे टिड्डी दल का? स्प्रे जो है ना ये 95% इफेक्टिव है। ये जो स्प्रे आप किया जा रहा है लैम्डा साइलोथ्रीन किया जा रहा है, इससे पहले मेलाथियान स्प्रे किया गया था, वो भी हंगामी बुनियादों पे इंपोर्ट किया गया था। और जो स्प्रे मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं उनमें जो है ना एक पावर है व्हील बैरो स्प्रेयर और एक है ट्रैक्टर से चलने वाली कैनन स्प्रेयर जिसे जटाओ कहते हैं, ये चल रही है। एक नैप्स है, एक मिस्ट ब्लोअर है, ये भी चल रही है, ये भी पावर स्प्रेयर है। एक पोर्टेबल पावर गन है, ये भी, ये सारी, और एक शोल्डर माउंटेड पावर स्प्रेयर। ये तमाम ऐसी मशीनरी है जो हमने परचेज की हुई है इमरजेंसी ग्राउंड पे। ये हमारे पीडीएमए ने परचेज करके दी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, और जिस जिले में कोई इशू होता है उस जिले में इसे शिफ्ट भी कर लेते हैं। इन 5-6 जिला में ये काफी मिकदार में हमारे पास ये मशीनरी मौजूद है और मुतलका डीसी साहबान जो है वो पूरे अपने अपने इजला की जो कॉम्बैट ऑपरेशन है उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो जून में फिर जो हमला होने का इम्कान है नवीद साहब, जो कहा जा रहा है कि जून में फिर हमला होगा और काफी बड़ा हमला होगा, तो ये जितने भी इकदाम हैं क्या उस हमले को भी रोका जा सकेगा? पेशगी क्या इकदाम होंगे? जून जो है ना ये चोलस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा खतरनाक है चोलस्तान के लिए, क्योंकि ये सहराई टिड्डी है। ये जून में सहरा में जाएगी, वहाँ राजस्थान और चोलस्तान में जो है ब्रीड करेगी, वहाँ पे इसकी नई नस्ल जो परवान चढ़ेगी। हमारी टीमें जो है हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने टीमें जो है लगा दी हैं वो सर्वेलेंस के लिए, और पीडीएमए और जो मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी विजिलेंट है। हमने वो मुश्तरका टीमें तश्कील दे ली हैं। जैसे ही मतलब है अब भी सर्वेलेंस हो रही है चोलस्तान में, इस वक्त भी सर्वेलेंस हो रही है। जैसे ही कोई सवाल सेटल होता है या कोई नई निम्फल स्टेज पे या कोई अपर स्टेज पे कहीं भी हमें कोई नजर आती है तो फौरी तौर पर उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। हमारे पास वसाइल हैं, वो स्प्रे सरप्लस है, मशीनरी सरप्लस है, ह्यूमन रिसोर्स सरप्लस है, और इसके अलावा पाक आर्मी की सपोर्ट है। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर और बीवर एयरक्राफ्ट जो है ना वो भी इसके लिए डिप्लॉय किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा नवीद साहब, कोई देसी तरीके भी हैं, क्योंकि किसानों का बहुत नुकसान हो जाता है इससे, और जब ये इकदाम नहीं किए जा सकते या पेशगी इकदाम बर वक्त वहां पर नहीं पहुंच पाते, तो कोई देसी तरीके भी हैं जो किसान अडॉप्ट करके इससे बर वक्त बच सकें?
देसी तरीके पहले जमाने में थे, लोग ड्रम बीट करते थे, ढोल बजाते थे। अब भी अगर आप अपनी फसल में सेटल ना होने दें, ड्रम बीट करें, ढोल वगैरह बजाएं या पीपे खड़काएं, तो उससे ये होता है कि वो सेटल नहीं होती। जब सेटल नहीं, पिछली दफा भी ये हुआ कि जो इसकी सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेजें जो है ना, वो है निम्फल और हापर स्टेज, जो ज्यादा नुकसान करती है। और इसकी फ्लायर स्टेज जो है ना, ये हमारे पंजाब के कुछ एरिया में अब भी फिर रही है। फ्लायर स्टेज इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके बाद है अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज का नुकसान ये होता है कि ये खाती भी है और एग लेइंग भी करती है। जब ये एग लेइंग करती है तो उसके बाद हैचिंग तो होनी होती है, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद असमत साहब, डिप्टी डायरेक्टर ज़राए इत्तलात मुल्तान डिवीज़न मौजूद थे। पंजाब मुतासिर हो रहा है इससे, और इस हवाले से कहा भी ये जा रहा है कि जून में दोबारा हमला हो सकता है। लेकिन जो जून में टिड्डी दल का हमला होगा वो चोलिस्तान और राजस्थान वाली साइड से आएंगी वो टिड्डियाँ, और चोलिस्तान में हमला करेंगी, नुकसानदेह हो सकता है। पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में फ़िलहाल सिचुएशन कहा यह जा रहा है, उनका ये कहना है कि कंट्रोल में है और पेशगी इकदाम किए जा रहे हैं, स्प्रे किया जा रहा है, एरियल स्प्रे किया जा रहा है, पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर जिसमें मदद फराहम कर रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया गया जहां पर सामना था इस सारी सूरत हाल का, और इकदाम किए जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि किसानों का नुकसान नहीं होगा। और किसान इस हवाले से कुछ तरीके अपना भी रहे हैं जो कि पुराने ज़माने में अपनाए जाते थे, लेकिन उससे बचा नहीं जा सकता। तो इस हवाले से हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।